नेक्स्ट टॉपिक इज कंफ्यूजिंग एफएक्यूज। इस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो जनरली बच्चों के डाउट्स होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया है उसमें पूछा गया है कि सर हमें इसका जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या फिर एटम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनका किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो मेन डाउट हमारा 6H2O से है, बाकी फिर भी हमें समझ में आ गया। तो चलिए मैं सारा समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे 6H2O जो यहाँ पर निकले हैं, तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर रिएक्टेंट में 6H2O होते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा ये, बट एनसीईआरटी की रिएक्शन जो है वो यही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 6H2O रिएक्टेंट होते हैं और 12H2O जो है वो क्या होंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर 6O2 कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। 6O2 को मैं 12O कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो NADH प्लस H प्लस बने थे, टोटल जो NADH प्लस H प्लस बने थे वो कितने थे। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो दो वहां पर बने लिंक रिएक्शन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया है तो, है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में दो बने। ठीक है, दो लिंक रिएक्शन में बने और उसके अलावा 6 जो हैं वो कहां पर बने, क्रेब्स साइकिल में बने। तो 10 NADH प्लस H प्लस यहाँ पर इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में बने। FADH2 की बात कर लेते हैं, तो FADH2 जो है अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो दो कहां पर बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 12 जो NADH प्लस H प्लस और FADH2 बनते हैं। जब सपोज एक ऑक्सीडेशन में करवा के बता रहा हूं आपको, जैसे NADH प्लस H प्लस के एक मॉलिक्यूल का मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है, तो इससे क्या क्या बनेंगे, NAD प्लस। ऐसा ही सेम FADH2 के साथ होगा, मैं एक बता देता हूँ यहाँ पर NAD प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 2H प्लस ये निकलते हैं। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको अल्टीमेटली कौन रिसीव करेगा, हाफ O2 रिसीव करेगा। ठीक है, हाफ O2 रिसीव करेगा या फिर O। तो कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत होगी, 12 ऑक्सीजन एटम की जरूरत होगी, जिसको हमने यहाँ पर कैसे लिखा है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है 6O2 की फॉर्म में। तो ये 6O2 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 CO2 कहाँ कहाँ निकले, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 0। लिंक रिएक्शन में कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, सॉरी एक बार हुआ था। मतलब यहाँ पर अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया हमने तो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स होंगे और वो दो जो है CO2 यहाँ पर रिलीज होगी। क्रेब्स साइकिल की बात कर लो, तो क्रेब्स साइकिल में टोटल कितनी बार जो है, दो बार, एक साइकिल में दो बार क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो क्रेब्स साइकिल में टोटल 4 बार जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो 6 CO2 यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट निकलेगी। ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो क्या है, अच्छा 38 ATP का मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसको आप नेक्स्ट इसमें देख लेना। 6H2O का मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये 6H2O का हिसाब है। ठीक है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में, अच्छा ये भी याद रखना है 6H2O इधर लगे थे, है ना, उसको मैंने लिख दिया इन, और 12H2O यहाँ पर लगे तो वो क्या निकले, तो वो क्या मैंने लिख दिया आउट, है ना। तो इनका अगर हम देखते हैं, इनको माइनस करते हैं तो 6H2O जो है एज ए प्रोडक्ट निकल रहे हैं। वो कैसे निकल रहे हैं, ठीक है, 6 इन होंगे और 12 आउट होंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में जैसा कि 3PGL से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब 1,3 बिस PGA बनता है, आपको पता होगा वो साइकिल। ठीक है, ये मैं बता देता हूं क्योंकि ये तो आपको याद ही रखना है। तो यहां पर क्या होता है, जब 3PGL से ये 1,3 बिस PGA बना, तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहे हैं ये फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, इसके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है तो ये भी फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में आते हैं। तो ये जो होगा फॉस्फोरिक एसिड, ये वाटर का सोर्स होगा, ये हमें ध्यान रखना है।
ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल अगर हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं ग्लूकोज का, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जो है 3 PgL के बनेंगे, दो मॉलिक्यूल 1,3 PgA के बनेंगे, और यहाँ पर जो S3PO4 होंगे उसके भी दो मॉलिक्यूल आएंगे, और ये सोर्स ऑफ 2H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो ये इन कितने हुए, दो मॉलिक्यूल्स H2O के हुए। आउट की बात कर लो तो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, 2 PgA टू 2 PEP जब बन रहा है, इसके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आउट होंगे, ठीक है। तो ये दो और दो, तो इनका जो नेट गेन हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाओ क्रेब्स साइकिल पर। तो क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में जो वाटर इन हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल में, पहला वाटर एसिटाइल कोएंजाइम A2, है ना। अब ये दो बार साइकिल चलेगा क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने लिया है, ये ध्यान रखना है हमने, ये एक ही साइकिल है बट ये दो बार चल रहा है, तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर लो या फिर दो इसको एक को मान लो। तो ये एक H2O यहाँ पर इन हुआ, ठीक है, एक H2O यहाँ पर इन हुआ, ठीक है। उसके अलावा एक H2O ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, ये S3PO4 की फॉर्म में आएगा और ये सोर्स ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और एक वाटर यहाँ पर ये हुआ, तो चार मतलब 8 H2O इन हुए। और जो जब सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर एक H2O, है ना, एक साइकिल में मतलब दो साइकिल चलेंगे तो दो H2O आउट हुए, ठीक है। तो 8 H2O तो इन हुए और दो आउट हुए, ठीक है। 8 H2O तो इन हुए और दो आउट हुए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, एक बार वो देख लो इसको। एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब सिट्रेट बन रहा था, दो H2O मॉलिक्यूल इन हुए थे जब हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवाया था। सिस एकोनिटेट से सिस आइसोसिट्रेट बन रहा है, तो यहाँ पर भी दो H2O इन हुए। और सक्सिनल कोएंजाइम A2 सक्सिनेट बन रहा है, तो वहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो फॉस्फोरिक एसिड जो होगा इसमें फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में आएगा, और वो किसका काम करेगा, सोर्स ऑफ वाटर का काम करेगा। फ्यूमरेट टू मेलेट जब बन रहा है, तो यहाँ पर दो H2O इन होंगे, ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल हमने लिए, तो टोटल मॉलिक्यूल जो इन हुए वो कितने हुए, 8, ठीक है। और दो कहाँ निकले थे, सिट्रेट से जब सिस एकोनिटेट बन रहा था तो दो H2O मॉलिक्यूल आउट हुए थे। तो यहाँ पर टोटल जो अगर हम देखते हैं इनका डिफरेंस अगर हम देखते हैं, तो 6 H2O जो है वो इन हुए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, है ना, जैसा कि मैंने इसमें NADH प्लस H प्लस जो है इसमें बताया, तो इसमें 10 NADH प्लस H प्लस और दो FADH2 बनते हैं। हर एक क्या होगा, जैसे अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, हाफ O2 को, और ये क्या करेगी, हाफ O2 बाहर से मतलब मैट्रिक्स से 2H प्लस रिसीव करके क्या बनाती है, एक H2O मॉलिक्यूल बनाती है। तो जो बन रहे हैं मतलब प्रोडक्ट में बन रहे हैं वो 10 NADH प्लस H प्लस से 10 H2O बनेंगे, और दो FADH2 से दो FADH2 से दो H2O बनेंगे। तो टोटल आउट जो हुए वो क्या हुए, 12 हुए, 12। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं 6 और 12 का, तो वो कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। और यही, हालांकि आपको एनसीईआरटी के ही रिएक्शन याद रखना है, बट ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, हो सकता है ये आपका डाउट हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर प्लीज टेल वंस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज। ओके, बता देते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लो एक बार और। ग्लाइकोलाइसिस में SLP, है ना, और NADH प्लस H प्लस और FADH2 कितने बन रहे हैं, और ATP का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो SLP से दो नेट गेन हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्लस H प्लस दो बने थे, FADH2 कुछ नहीं बना था। आपको पता है ये 3 ATP के बराबर एनर्जी देता है NADH प्लस H प्लस, तो ये कितने हो गए, 6 ATP, 6 और 2 8 ATP यहाँ पर बनते हैं। लिंक रिएक्शन की बात कर लो, तो लिंक रिएक्शन में SLP में 0, NADH प्लस H प्लस 2 मतलब 6 ATP, मतलब, और FADH2 नहीं, तो 6 ATP यहाँ पर। क्रैब साइकिल में SLP से 2, NADH प्लस H प्लस कितने बने, 6। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने लिया तो 6 और इंटू 3, तो ये कितने हो गए, 18। और FADH2 कितने, 2 इंटू 4, नहीं नहीं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये कितने हो गए, 20 और 4 24। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं
तो कितने आ जाएंगे ये 38 एटीपी। इस तरह से ये 38 एटीपी जो है वो आते हैं। चलिए सर प्लीज टेल वंस अबाउट डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट देता है और इस फॉस्फेट को कौन रिसीव करता है, एडीपी, और इसकी वजह से क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने पहले भी बताया, पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया, है ना। तो इसने फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने क्या किया, फॉस्फेट रिलीज किया। इस फॉस्फेट को किसने रिसीव किया, एडीपी ने रिसीव किया और क्या बना लिया, एटीपी बना लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसएलपी बोलेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, उसकी वजह से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, ईटीएस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हमने ईटीएस में समझा हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इस लेक्चर को देख सकते हैं। सर व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो जैसा कि हमने पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम देखा था, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। सर हमें तो क्रेब्स साइकिल में बताओ। तो क्रेब्स साइकिल में देखो बेटा, इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी निकल रही है। तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब इसमें, है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो ये, और उसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब बन रहा है तो इससे 2H प्लस भी निकल रहे और इससे CO2 भी निकल रही, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सर हाउ मेनी एटीपी वुड बी फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgL। 3 PgL याद है, 3 PgL कहां था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो 3 PgL के बाद अब हम देख लेते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूछा है। ठीक है, तो 3 PgAl, ये रहा 3 PgL, है ना। इसके बाद एक ही मॉलिक्यूल दिया है तो एक NADH प्लस H प्लस यहां पर बनेगा, है ना। ये एक NADH प्लस H प्लस यहां पर बना है एक मॉलिक्यूल से। एटीपी इसके बाद कितने बने, एक और एक, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, यहां पर हमने दो दो क्यों लिखा है, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल लिखे थे। ठीक है, तो इतना हिसाब तो हम देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है ना। अब उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। तो ग्लाइकोलाइसिस में इस 3 PgL के बाद, ग्लाइकोलाइसिस में इस 3 PgL के बाद, है ना, दो एटीपी तो SLP से बने। ठीक है, NADH प्लस H प्लस कितने बने, एक बना, ग्लाइकोलाइसिस में एक बना, तो इसमें 3 ATP के बराबर एनर्जी। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 ATP का गेन तो कहां से होगा, ग्लाइकोलाइसिस से। लिंक रिएक्शन देख लो, तो लिंक रिएक्शन में हम देख सकते हैं SLP से 0, NADH प्लस H प्लस कितना बनेगा 1, अरे क्योंकि 1 मॉलिक्यूल लिया है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, ये 3 ATP यहां पर। अब देख लो क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में SLP से एक बनेगा, NADH प्लस H प्लस कितने बनेंगे 3, और ये कितने हो गए 9। ठीक है, FADH2 भी बनेगा, तो ये FADH2 भी यहां पर बनेगा, और FADH2 से 1 × 2 मतलब 2 ATP यहां पर बनेंगे, तो ये कितने हो गए 10 और 19, तो 19 ATP जो है इसके 3 PgL के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर हाउ मेनी एटीपी वुड बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3 bis PgA। हर तरीके के सवाल मिलेंगे बेटा,
है ना। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। 1,3-bis पीजीए के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से नहीं, ओनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो 1,3-bis पीजीए कहाँ है, ढूंढो, ये रहा 1,3-bis पीजीए। ओके, तो इसके बाद एटीपी जो बने, है ना, क्योंकि यहां पर ओनली एसएलपी हमसे पूछा है, ओनली क्या पूछा है, एसएलपी पूछा है। तो 2 एसएलपी यहां पर हुए, इसके बाद 1 और 2, और 1 एसएलपी कहां पर होगा, क्रैब्स साइकिल में होगा, है ना। तो हम आंसर इसका दे सकते हैं कि हाउ मेनी एटीपी वुड बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis पीजीए, है ना। तो इसमें 2 एटीपी तो कहां पर बने, डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि हमें एसएलपी बताना है, और 1 एटीपी क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। तो कितने हो गए टोटल, 3 एटीपी हो गए। नेक्स्ट, सर हाउ मेनी एटीपी वुड बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू ईटीएस बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए याद आता है, कहां पर था, क्रेब्स साइकिल में था, क्रेब्स साइकिल में ये रहा, ठीक है। और इसमें पूछा है कि ओनली थ्रू एसएलपी, देख लेंगे बाद में, है ना। इसके बाद देखो कि NaDH प्लस H प्लस कितना बन रहा है, 1, और FADH2 कितना बन रहा है, 1, सक्सेनाइल कोएंजाइम के बाद, और 1 एटीपी एसएलपी से बन रहा है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ओनली थ्रू ईटीएस, है ना। तो ईटीएस के थ्रू कितने बनेंगे, आपको पता है, अच्छा कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, ये भी ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो ईटीएस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो NaDH प्लस H प्लस, कितना मॉलिक्यूल इसके बाद, एक ही तो बन रहा था, और एक FADH2, ठीक है। तो ये कितना बनाएगा, 3, और ये कितना बनाएगा, 2। तो कितने एटीपी हो गए टोटल, 5 एटीपी हो गए। सर हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन, हर तरह के सवाल मिलेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन occurs during complete oxidation of one molecule of 3PGL, है ना। 3PGL का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है तो कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। 3PGL कहां बना था, ग्लाइकोलाइसिस में बना था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन कहां हुआ था, लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में एक बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। तो 3 बार जो होगा, 3 टाइम्स क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ओके, साइकिल को आप रेफर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, सर हाउ मेनी टाइम्स SLPs occur in TCA cycle during complete oxidation of one molecule of glucose। अच्छा, ग्लूकोज भी दिया है और टीसीए साइकिल ओनली दिया है ना। और इसमें पूछा है कि कितनी बार एसएलपी होगा। तो आपको पता है टीसीए साइकिल में, एक साइकिल में क्या होता है, टीसीए में साइकिल में एक बार क्या होता है, एसएलपी होता है ना। कब होता है ये आपको पता ही है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तब। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने लिया है तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो कितनी बार एसएलपी होगा, 2 बार एसएलपी होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने किए और ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया।